नाउ दिस इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि पल्मोनरी वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरीज में क्लोट बना हुआ है। ठीक है। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ओरिजिनेट होता है डीवीटी से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से। मोस्ट कॉमन कॉज है प्रिवेंटेबल डेथ का हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। कोई पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसमें ऐसी डेथ जिसको प्रिवेंट किया जा सकता था, उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसको ट्रीट किया जा सकता है और प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ट्रीट कर सकते हैं हिपेरिन से और फोंडापेरिनक से, ठीक है, वॉरफरिन से एट्सेट्रा, काफ़ी ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है। और प्रिवेंट किया जा सकता है न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग से पोस्ट ऑप पेशेंट्स में। कॉज क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस से हो सकता है, ठीक है, और कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं, कोई काफ़ी रीजंस हो सकते हैं कि पेशेंट प्रोथ्रोम्बोटिक है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि यही है मतलब, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसमें कि वर्चो ट्रायड देखने को मिलता है, क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन कैन कोज थ्रोम्बोसिस इन मेनली द सोलियल वेन्स एंड द पोप्लिटियल वेन्स and a piece of clot has broken and passes into the IVC, inferior vena cava, which comes into the right side of the heart, resulting in a ventilation perfusion mismatch। ठीक है, लंग्स वेंटिलेट तो हो रहे हैं लेकिन बॉडी परफ्यूज नहीं हो रही, बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जो लंग्स तक ब्लड ही नहीं जा पा रहा अच्छे से। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि क्लोट है पल्मोनरी आर्टरी में, सो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है। तो ये था डीप वेन थ्रोम्बोसिस विच वॉज अ रीज़न फॉर दिस। सेकेंड रीज़न इज प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स, जैसे कि कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन या फिर प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन। ठीक है, फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन में क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हाइपर कोएगुलेबल स्टेट इज फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन। कॉन्जेनाइटल हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, अनअपोज्ड एक्टिविटी रहती है फैक्टर 5 की, ठीक है, विच लीड्स टू अ प्रो कोएगुलेंट स्टेट वेयर प्रोटीन सी कांट इनहिबिट फैक्टर 5। ठीक है, फैक्टर 5 फ्रीली काम करता रहता है और कोएगुलेशन करवाता रहता है, क्योंकि प्रोटीन सी कैन नॉट इनहिबिट फैक्टर 5 इन दिस कंडीशन। फिर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में भी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट रहती है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट रहती है। इसमें एक एंटीबॉडी होती है फॉस्फोलिपिड के लिए, उस फॉस्फोलिपिड का नाम है बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी इज द ट्रबल मेकर इन दिस, इट स्टिमुलेट्स द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉज प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल लीड टू अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। कैंसर सर्जरी, कैंसर खुद ही एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, एंड कैंसर सर्जरी के बाद क्लोट बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कैंसर सर्जरीज कैन बी अ डिजास्टर बिकॉज कैंसर इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैंसर द क्लोट कैन बी फॉर्म्ड। So this is the ascending aorta, this is the descending aorta, this is the pulmonary artery, the bifurcation, and there is a saddle embolism on the bifurcation of pulmonary artery. Now these are the pneumatic stockings which can prevent pulmonary thromboembolism after an operation in post-op patients. Now ortho implant surgeries also lead to a prothrombotic state. Massive pulmonary embolism can develop on second to third post-operative day in case of an ortho implant surgery. Now, what is the physiological basis of pulmonary thromboembolism? There is an increased AA gradient, यानी कि जो एल्विलाई में जो ऑक्सीजन है और जो आर्टरीज में ऑक्सीजन है, there is a gradient of the gradient is increased. The difference between the amount of oxygen in the alveoli and the body arteries is increased. Normally the gradient is 5 to 15 mm of Hg, but it is increased in thromboembolism of pulmonary vessels. PaO2 reducing, the oxygen in the arteries reducing because there is no blood reaching the alveoli। ठीक है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेने जा ही नहीं रहा एल्विलाई के पास। इंक्रीज्ड डेड स्पेस वेंटिलेशन, डेड स्पेस वेंटिलेशन बढ़ रही है। ठीक है, ऐसी वेंटिलेशन जो कि ब्लड तक पहुंच ही नहीं पा रही, दैट मीन्स डेड स्पेस वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेसल कंस्ट्रिक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया का एक रिस्पॉन्स होता है कि वो पल्मोनरी वेसल्स जो कि
डेड लंग को सप्लाई कर रही हैं, ऐसे लंग को सप्लाई कर रही हैं जिसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, वो वाली कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि पल्मोनरी वेसल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है हाइपोक्सिया के कारण। एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, एल्विलाई में आ रही है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि ब्लड आ ही नहीं रहा लंग्स के पास। डिक्रीज्ड लंग कंप्लायंस, डिक्रीज रहती है लंग की कंप्लायंस। क्या रहता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, लेकिन इसकी एक ब्रांच में क्लोट है, ठीक है। क्लोट होने के कारण यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, और इससे पहले जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, डायलेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वहाँ आगे सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड नहीं जा पा रहा, जिसके कारण कि पल्मोनरी ओलिगीमिया हो रहा है। ओलिगीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरीज अहेड ऑफ द क्लोट, ठीक है। उससे पहले डायलेशन हो रखी है, क्लोट से पहले। अब यहाँ पर डायलेशन हो रही होती है, डायलेशन यहाँ तक पहुँचती है और राइट वेंट्रिकल भी डायलेट होने लगता है, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल डायलेट होने के कारण जो ये सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये डिविएट होता है लेफ्ट साइड में, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कैविटी साइज कम हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी साइज कम होने के कारण एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाती है, सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाती है, और सिस्टोल में वॉल्यूम कम जाने के कारण बीपी जो है वो कम हो जाता है। लेकिन राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डायलेशन हो रही है, साइज बढ़ रहा है, और ये प्रेशर जो है ऊपर की तरफ जाता है और जेवीपी को बढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं कुस्मोल साइन, ठीक है। और इस पूरी सिचुएशन को जहाँ पे बीपी कम हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनसफिशिएंसी, ये पूरी सिचुएशन को बोलते हैं एक्यूट कोर पल्मोनेल, ठीक है। थ्रोम्बस in pulmonary artery branches and occluded it will cause an increase in the pulmonary artery pressure leading to pulmonary oligemia. Increased pressure causes dilation in the pulmonary artery. Once the right ventricle is going to fail, which is called as cor pulmonale, right ventricle is going to fail, there is rise in the BP, rise in the JVP, sorry, there is rise in the JVP, which is called as Kussmaul sign. There is lot of congestion in the right ventricle causing septal deviation. It leads to decrease in left ventricular cavity size and causes decrease in end diastolic volume, systolic volume and BP. Now what are the findings in pulmonary thromboembolism? There is pulmonary oligemia, pulmonary artery hypertension, pressure is increased, blood volume is decreased, ठीक है, in the pulmonary artery. Sudden right ventricular failure, it happens suddenly. JVP is raised. On echo, there is McConnell sign, which means that right ventricular hypokinesia. क्या होता है, इको करते हैं ना, तो ये राइट साइडेड जो वेंट्रिकल है ये पूरा मूव नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसकी एपेक्स मूव करती है, इट्स एपेक्स मूव्स। एपेक्स हाइपरकाइनेटिक होती है और पूरा राइट वेंट्रिकल हाइपोकाइनेटिक होता है, इसको बोलते हैं मैककोनेल साइन ऑन इको इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ऑन इको देयर इज मैककोनेल साइन which means right ventricular hypokinesia but right ventricular apex hyperkinetic। मतलब ऐसा रहता है कि जैसे तो ट्रैम्पोलिन होती है ना, वो चारों तरफ से बंधी हुई होती है, वैसी ट्रैम्पोलिन की तरह काम करती है ये राइट वेंट्रिकुलर एपेक्स। यानी एपेक्स तो ऊपर नीचे होती है, मूव करती है, हाइपरकाइनेटिक होती है जैसे कि ट्रैम्पोलिन करती है, लेकिन चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं यानी कि राइट वेंट्रिकल की सारी की वॉल्स वो मूव नहीं करती, ठीक है। So there is septal deviation, there is a decrease in the left ventricular cavity size which causes decrease in end diastolic volume, systolic volume and blood pressure। अब जो ये पूरी सिचुएशन है ना, ये पूरी सिचुएशन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, सेप्टल डिविएशन एंड डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी साइज, डिक्रीज इन बीपी एटसेट्रा, इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं एक्यूट कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल का सबसे लीडिंग कोज है COPD, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लेकिन एक्यूट कोर पल्मोनेल का सबसे कॉमन कोज है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। राइट कोरोनरी आर्टरी भी कंप्रेस होती है। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल इज डायलेटिंग, राइट वेंट्रिकल डायलेट होता है ना, तो इसके अराउंड जो कोरोनरी वेसल्स हैं, राइट कोरोनरी वेसल्स, वो कंप्रेस होती हैं, और वो कंप्रेस होती है तो राइट वेंट्रिकल में इन्फाक्शंस होने लगते हैं, माइक्रो इन्फाक्शंस होने लगते हैं, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी कंप्रेशन ड्यू टू सडन डायलेटेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल लीड्स टू माइक्रो इन्फाक्शंस इन द राइट वेंट्रिकल। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? देर इज ग्रेट मैस्किरेडर, इट मिमिक्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन बाय चेस्ट पेन, बट हेयर द पेन इज ड्यू टू प्लूरल इन्फाक्शन
वाइल पल्मोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, वो पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूडेड है, तो लंग्स के पास अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, प्लूरा के पास अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो प्लूरा में इन्फेक्शंस होने लगते हैं, ठीक है, प्लूरल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, और इस प्लूरल इन्फेक्शन के कारण चेस्ट पेन होता है। लेकिन ये चेस्ट पेन जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेन को मिमिक करता है, और इसको बोलते हैं ग्रेट मैस्किरेडर, ठीक है। अब केस कैसे आएगा कि 75 ईयर्स ओल्ड मेल है जिसकी सर्जरी हुई तो एम्बोलिज्म हो गया, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई, इमोबिलाइजेशन हुई, डीवीटी हुआ, उसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, और तीसरे दिन पे क्या पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, डिस्निया और चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन हो रहा है क्यों, क्योंकि प्लूरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। डिस्निया हो रहा है क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड क्योंकि परफ्यूजन कम है, बीपी कम है, तो उसके कंपनसेशन में हार्ट रेट बढ़ता है 120 पर मिनट। बीपी इज डिक्रीज्ड, जेवीपी इज एलिवेटेड, कुस्मोल साइन इज प्रेजेंट, S1 इज लाउड, S2 इज वाइड फिक्स्ड स्प्लिट बिकॉज P2 क्लोजर टेक्स मोर देन 30 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो S1 लाउड होती है, S2 जो होती है वो वाइड होती है, लेट होती है, ठीक है, क्योंकि P2 क्लोजर 30 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेती है, और S3 प्रेजेंट होगी जिसको हम सुन सकते हैं बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से। लंग्स जो हैं वो क्लियर होंगे, बायलैटरली क्लियर लंग फील्ड्स विल बी सीन। अब वेल्स क्राइटेरिया है, ठीक है, बीडी चिप पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वेल्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। बीडी चिप इसका निमोनिक है। बी से ब्लड इन स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है, ठीक है। डी फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि होमान साइन क्या होता है, पेशेंट जब अपने एंकल को डोर्सीफ्लेक्स करता है तो उसकी काफ में पेन होता है, ठीक है, इसको होमान साइन बोलते हैं, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में प्रेजेंट रहता है। सी फॉर कैंसर्स हैं पेशेंट में, अगर मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये डायग्नोसिस में यूज़ होता है किसके, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के, ठीक है, ये मतलब उसकी तरफ इशारा करता है। सो बी फॉर ब्लड इन स्प्यूटम, डी फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साइन और सिम्टम जैसे कि होमान साइन, सी फॉर कैंसर्स, एच फॉर हार्ट रेट बढ़ा हुआ तीसरे या चौथे दिन एटेलेक्टिसिस के या फिर PDE के, आई फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ मोर देन 3 days और सर्जरी विद इन 4 weeks, पी फॉर प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पहले हुआ है मतलब कभी, या फिर पहले कभी DVT हुआ है। अगर स्कोर 4 से ज़्यादा हुआ, वेल्स क्राइटेरिया का स्कोर 4 से अगर ज़्यादा हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है पेशेंट में, ठीक है। ब्लड इन स्प्यूटम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साइन सिम्टम जैसे होमान साइन, कैंसर्स, हार्ट रेट बढ़ा हुआ, इमोबिलाइजेशन 3 दिन से ज़्यादा, सर्जरी विद इन 4 weeks, प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या प्रायर DVT। अब ये था PTE। सब मैसिव PTE क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि PTE तो है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन BP कम नहीं है, BP इज़ नॉर्मल। ये क्यों होता है कि मल्टीपल स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलाई एंटर इनटू द राइट हार्ट लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ द स्मॉल आर्टरीज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी दैट रिजल्ट इन माइल्ड डिस्टेंशन। पूरा डिस्टेंशन नहीं है, मतलब डिस्टेंशन तो है लेकिन सेप्टम भी डिविएट नहीं होता, ठीक। माइल्ड डिस्टेंशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल विदाउट अफेक्टिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्ट नहीं होता, डायलिटेशन तो राइट वेंट्रिकल में है लेकिन वो लेफ्ट साइड को अफेक्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण BP अफेक्ट नहीं हो रहा, BP इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ सीन इन अराउंड 65% ऑफ केसेस। ब्लड प्रेशर टेंड्स टू रिमेन नॉर्मल इन द पेशेंट। वर्कअप क्या होगा, ECG पे S1 Q3 T3, मतलब S वेव जो है ना वो डीप होगी लीड 1 में, 1 का मतलब है लीड 1, तो S वेव विल बी डीप इन लीड 1, Q wave will be deep in lead 3 and T wave will be inverted in lead 3. So deep S wave in lead 1, S1 Q3 T3, और ये पैटर्न राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ECG में S1 Q3 T3 दिखता है। चेस्ट एक्सरे अगर करेंगे तो 3 साइंस दिखेंगे, पाला साइन, हैम्पटन हम्प साइन, वेस्टर मार्क साइन। ये तीनों साइन इंपॉर्टेंट है, पाला साइन, हैम्पटन हम्प साइन, वेस्टर मार्क साइन। तीनों का मतलब क्या है, पाला साइन का मतलब पाला और हैम्पटन दोनों एक साथ दिखते हैं। देयर इज अ ब्लॉक बाय डिस्क्लोज्ड एम्बोलाई ऑन द पल्मोनरी आर्टरी विच प्रेजेंट्स डायलेटेड टू द प्रॉक्सिमल एम्बोलाई। एम्बोलाई के प्रॉक्सिमली जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डायलेटेड दिखेगी, और इसी को बोलते हैं पाला साइन। चेस्ट एक्सरे पे एम्बोलाई के प्रॉक्सिमली पल्मोनरी आर्टरी इज डायलेटेड, दैट्स कॉल्ड पाला साइन।
कॉमनली सीन इन द राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड डिस्टल टू द एम्बोलाई देर इज अ वेज शेप्ड इन्फॉक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज हैम्पटन हम्प साइन। सो एम्बोलाई है, उसके प्रोक्सिमली हमें पाला साइन दिखेगा, डायलेशन, और उसके डिस्टली हमें हैम्पटन हम्प साइन दिखेगा विच इज अ वेज शेप्ड इन्फॉक्शन ऑन द चेस्ट एक्सरे। तीसरा साइन जो है वेस्टर्न मार्क साइन, इट इज़ ड्यू टू फोकल ओलिगीमिया। ओलिगीमिया हो रहा है उस पल्मोनरी आर्टरी में, राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी में। तो एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक साइड जिसमें एम्बोलाई है वहाँ पे हमें फोकल ओलिगीमिया दिखेगा, जो कि बोलते हैं वेस्टर्न मार्क साइन। और इस फिगर में दिखा रहा है हमें पाला साइन विच इज़ प्रॉक्सिमली डायलिटेशन एंड हैम्पटन हम्प विच इज़ डिस्टली वेज शेप्ड इन्फॉक्शन। नाउ ट्रोपोनिन आई या फिर HFABP, HFABP मतलब हार्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, हार्ट टाइप, हार्ट वाला फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर BNP, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये तीनों एलिवेटेड रहते हैं ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर माइक्रो इन्फॉक्शंस। ट्रोपोनिन आई, HFABP एंड BNP, these are elevated due to right ventricular microinfections। USG पे या डोपलर ऑफ द लेग्स, लेग्स का USG करेंगे, डोपलर करेंगे ना, तो जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं वो कंप्रेस नहीं होंगी। नॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द बिग वेन्स ऑन डोपलर और USG ऑफ द लेग्स। क्यों? मतलब नॉर्मली ये वेन्स जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं। नॉर्मली दिस वेन्स आर कंप्रेस्ड बाय प्लेसिंग द USG प्रोब, बट इन दिस सिचुएशन दे विल नॉट बी कंप्रेस्ड। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है D-डाइमर ऐसे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है CT एंजियोग्राफी। एक CT स्कैन होता है जो बोलते हैं ट्रिपल रूल आउट CT चेस्ट, चेस्ट के लिए होता है, और ये तीन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल रूल आउट CT चेस्ट। ये तीन स्ट्रक्चर्स को शो करता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी को, एक आयोटा को, ठीक है, असेंडिंग आयोटा को, और एक कोरोनरी वेसल्स को। तो पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा एंड कोरोनरी वेसल्स, तीन अब नॉर्मैलिटीज़ हमें शो हो सकती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल रूल आउट CT चेस्ट। पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा जा सकता है, आयोटा में एक्यूट आयोटिक सिंड्रोम, और कोरोनरी वेसल्स में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हम देख सकते हैं। ये असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड देयर इज सैडल एम्बोलिज्म। नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ऑन echo there is McConnell sign which is right ventricular wall hypokinesia, right ventricular apex hyperkinesia। मैनेजमेंट ऑफ मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म कैसे मैनेज करेंगे? प्राइमरी थेरेपी होगी और उसमें एक न्यू अप्रोच है, प्राइमरी प्रिवेंशन होगा और सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। प्राइमरी थेरेपी होगी कि फार्माको मैकेनिकल अप्रोच, ड्रग्स यूज़ करेंगे और कुछ मैकेनिकल चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। फार्माको में ड्रग हम करेंगे आल्टीप्लेज 100 mg, जो कि मैसिव PTA के लिए देखते हैं, आल्टीप्लेज 100 mg, ये एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ठीक है। और न्यू अप्रोच है कि कैथेटर से, यानी कि मैकेनिकल अप्रोच से हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं यूजिंग द ड्रग, इसीलिए इसको फार्माको मैकेनिकल बोलते हैं, क्योंकि ड्रग और मैकेनिकल अप्रोच दोनों साथ में है। सो कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस विद 25 mg आल्टीप्लेज। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करेंगे, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम एंटीकोएगुलेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, इनॉक्सापेरिन या IVC फिल्टर्स। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अब क्लिनिकल सिनेरियो है कि मैसिव और सब मैसिव में क्या फ़र्क है। मैसिव में BP कम हो जाता है लेकिन सब मैसिव में नॉर्मल रहता है। मैसिव में राइट वेंट्रिकुलर हाइपोकाइनेसिया होता है, लेकिन सब मैसिव में सिर्फ डायलेशन तो होता है लेकिन हाइपोकाइनेसिया नहीं होता। मैसिव में ECG S1 Q3 T3 रहता है, सब मैसिव में साइनस टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। CXR मतलब चेस्ट एक्सरे में हैम्पटन थंब साइन दिखता है, इन्फॉक्शन दिखता है मैसिव में, लेकिन सब मैसिव में ऐसा इन्फॉक्शन नहीं दिखता, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल रहता है। दोनों ही का रीज़न होता है कि इमोबिलाइजेशन या फिर मैलिग्नेंसी ओल्ड एज में, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ चेस्ट पेन के साथ तीसरे या चौथे दिन, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट दोनों का सेम होता है, D-डाइमर ऐसे और CT एंजियो। ट्रीटमेंट अलग अलग होता है थोड़ा, इसमें हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं मैसिव में, और एंटीकोएगुलेशन, इसमें सिर्फ एंटीकोएगुलेशन करते हैं। ड्रग कौन सी यूज़ होती हैं? अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, और मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है इसमें, ठीक है। APTT को 60 से 80 रखना होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू APTT की 30 से 40 होती है, लेकिन इसमें हम 60 से 80 रखते हैं। अब अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देते हैं तो उसके लिए मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है, और APTT को हम 60 से 80 रखते हैं मिली सेकेंड। नॉर्मल वाली 30 से 40 होती है, लेकिन डबल रखते हैं हम, ठीक है।
अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन जो है ना वो एक प्रॉब्लम कोज कर सकता है जिसका नाम है HIT, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम साथ में बिवालिरुडिन देते हैं, बिवालिरुडिन। इनॉक्सापेरिन और फोंडापेरिनक्स जो है ना उसको वो भी हम दे सकते हैं, इसमें मॉनिटरिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, नो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। इसको हम सब क्रीडेनियसली दे सकते हैं और वंस अ डे दे सकते हैं, ठीक है। इनॉक्सापेरिन, फोंडापेरिनक्स। वारफरिन है, इसमें भी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है और इसका टारगेट रखते हैं हम INR का 2 से 3, ठीक है। और ये अपना इफेक्ट शो करने में 5 दिन लेती है कम से कम, तो तब तक हम साथ में इसके ये ड्रग्स भी देंगे, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, इनॉक्सापेरिन, फोंडापेरिनक्स। So it will take 5 days at least to work, so it can be bridged by any of the above mentioned drugs. So for the first 5 days, UFH, enoxaparin, fondaparinux can be given parenterally with warfarin, and the target is 2 to 3. It requires monitoring. अब कुछ नए ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, नोवल ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, वो एक्शन स्टार्ट विद इन आवर्स, जैसे कि डेबिगेट्रिन एंड बेट्रिक्साबैन, और इनको हम फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए देते हैं। अब इनके कुछ एंटीडोट्स भी हैं, जैसे डेबिगेट्रिन का एंटीडोट है इडारुसिजुमैब, बेट्रिक्साबैन का है एंडेक्सानेट। IVC फिल्टर्स, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर्स कब यूज़ करेंगे अगर बार बार हो रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रिकरेंट एपिसोड्स हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म।